प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजनीतिक दलों के प्रमुख गुणों, उनके दोषों के बारे में और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं और एक अच्छी दलीय व्यवस्था के लिए या राजनीतिक दलीय व्यवस्था की सफलता के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, उनके विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजनीतिक दलों के प्रमुख गुण क्या हैं, तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का के प्रमुख गुणों में सबसे पहला उसका गुण ये है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक चेतना की जागृति होती है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का निर्माण होता है। आप सब जानते हैं कि राजनीतिक दल जनता के बीच में रहकर कार्य करते हैं। वह जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। चुनाव के अंदर राजनीतिक दल चुनाव की राजनीति में जब सक्रिय होते हैं तो वे अपनी नीतियों को जनता तक ले जाते हैं और जनता की बातों को अपनी नीतियों में समाहित करने का प्रयास करते हैं। जनता राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषणों को सुनती है, उनकी नीतियों को समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया के अन्य माध्यमों से जानने का प्रयास करती है। इन सब बातों से जनता के भीतर, आम आदमी के भीतर राजनीतिक चेतना की जागृति होती है। जब वह राजनीतिक दलों की सभाओं में जाता है, जब वह राजनेताओं के भाषणों को सुनता है, तो उन सब से उसकी अंदर राजनीतिक चेतना जागृत होती है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जागृत होती है। दूसरा, राजनीतिक दलों का ये गुण है कि वे लोकमत का निर्माण करते हैं। जनता क्या चाहती है, ये सरकार तक राजनीतिक दलों के माध्यम से पहुंचता है। मैंने पहले भी जैसे आपको कहा था कि हम अकेले इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हम अपनी बातों को जनता सरकार तक पहुंचा सकें। हमारी जो सामूहिक मांगें होती है, हमारी जो सामूहिक सोच होती है, जो हमारा सामूहिक एक मत होता है, वो मत राजनीतिक दलों के माध्यम से निर्मित होता है। राजनीतिक दल के नेता जब कई तर्कों को हमारे सामने रखते हैं, संसद में जब बातों को रखा जाता है राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा, या आम सभाओं में जब बातों को रखा जाता है, तो उससे एक लोकमत का निर्माण होता है, एक जनता के मत का निर्माण होता है और यह लोकमत हमें चुनावों में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। तीसरा, राजनीतिक दल जो है वो निर्वाचन को सरल बना देते हैं, क्योंकि निर्वाचन की अन्यथा जो प्रक्रिया हो वो बड़ी जटिल होती है। निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर कोई दोनों ही तरफ से अगर हम देखें कि अगर राजनीतिक दल नहीं हो तो जनता के लिए किन्हीं नीतियों का समर्थन या विरोध कर पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, या राजनीतिक दल नहीं हो तो किसी उम्मीदवार का खड़ा होना और चुनाव लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये दोनों ही, चुनाव लड़ने वाले के लिए और मतदाता के लिए, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से बड़ी सरल हो जाती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होता है वह यह है कि वह शासन को क्रांति से बचाते हैं। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मत है, जनता की क्या मांगे हैं, ये सारी बातों से सत्ता में बैठा हुआ वर्ग बेखबर रहेगा। और सत्ता में बैठा हुआ वर्ग जनता के मत को जाने बिना अगर नीतियों का निर्माण करेगा, अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों को अगर निरंकुश तरीके से जनता पर लादने का प्रयास करेगा और जनता की ओर से कोई उसका विरोध नहीं होगा, तो धीरे धीरे जनता के अंदर असंतोष बढ़ जाएगा और वह असंतोष क्रांति का रूप ले लेगा। इसलिए शासन को अगर क्रांति से बचाना है तो राजनीतिक दलों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता का मत, जनता की सोच, जनता की मांगे शासन तक पहुंचती है और उन आधारों पर शासन नीतियां बनाता है, निर्णय करता है और उससे जनता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इससे शासन क्रांति से बचा रहता है। फिर शासन को निरंकुशता से बचाना, राजनीतिक दल होंगे तो एक दल अगर सत्ता में है तो बाकी दल विपक्ष में होंगे। विपक्ष में अगर राजनीतिक दलों की उपस्थिति है तो
उससे सत्ता बेलगाम नहीं हो पाती है, सत्ता निरंकुश नहीं हो पाती है, सत्ता में बैठा हुआ वर्ग मनचाहे निर्णय नहीं कर पाता है। उसे पता होता है कि 5 साल बाद उसे चुनावों में जाना है, जनता को जवाब देना है, दूसरे दलों से मुकाबला करना है, और जो दूसरे दल हैं वो निरंतर उसकी आलोचना करते रहते हैं। तो उस आलोचना के माध्यम से वह अपनी नीतियों का निरंतर मूल्यांकन करता रहता है और शासक वर्ग निरंकुश नहीं हो पाता है। इस प्रकार राजनीतिक दल जो है वह शासन को निरंकुशता से बचाते हैं। फिर राजनीतिक दल के माध्यम से शासन के विभिन्न अंगों के बीच में भी सामंजस्य रहता है। संसद में विभिन्न दल होते हैं, संसद के अंदर विभिन्न दल अपनी बातों को रखते हैं, तो वह कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वह भी दलीय अनुशासन से बंधे हुए होते हैं, इसलिए कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती है। न्यायपालिका, अगर कोई बहुत बड़ी बात होती है तो संसद में अगर नहीं सुना जा रहा है तो राजनीतिक दल न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार शासन के विभिन्न अंगों के बीच में कोई भी एक अंग राजनीतिक दलों की उपस्थिति के कारण से निरंकुश नहीं हो पाता है। संसद निरंकुश नहीं हो पाती है, कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती है। तो ये शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सामंजस्य बनाने का काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल सामाजिक और राजनीतिक सुधार के काम भी करते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म का भी काम करते हैं। जब राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है तो चूँकि एक दूसरे दल एक दूसरे की बारीकियों पर नज़र रखते हैं, कृत्यों पर नज़र रखते हैं, तो अगर दूसरा दल कोई गलती करता है तो विपक्ष में बैठे हुए दल उनके ऊपर ध्यान खींचते हैं, और इस प्रकार निरंतर पॉलिटिकल रिफॉर्म व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दलों के माध्यम से होता रहता है। केवल राजनीतिक सुधार ही नहीं, राजनीतिक दल सामाजिक सुधार के माध्यम भी बनते हैं, समाज सुधार का माध्यम भी बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज में चेतना अगर जागृत करनी है तो वो तभी होगा जब समाज में सुधार होगा, और इसीलिए राजनीतिक दल समाज सुधार के भी माध्यम बने रहते हैं। फिर राजनीतिक दल अपनी तरफ से राजनीतिक समस्याओं पर शोध भी कराते हैं। जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर वो लगातार अपनी दल के भीतर भी अपने बुद्धिजीवियों के माध्यम से निरंतर राजनीतिक समस्याओं पर शोध कराते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का ग्रुप रखती है, और उस पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ग्रुप में वह कई विद्वान बुद्धिजीवियों को सम्मिलित करती है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक इंटेलेक्चुअल फीडबैक का काम करते हैं। ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे जिन्होंने हायर किया हुआ है इंटेलेक्चुअल्स को, जो लगातार रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके उस पॉलिटिकल पार्टी को विभिन्न मामलों में सलाह देने का काम करते हैं। अब हम देखें राजनीतिक दलों के प्रमुख काम क्या हैं। तो राजनीतिक दलों का पहला काम है सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाना, जनता की राय जानना, जनता की राय के माध्यम से कानून के मसौदे तैयार करना, और उन कानून के मसौदों को संसद के अंदर रखना, लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या संसद में रखना, और सरकार के ऊपर उन मसौदों के आधार पर कानून बनाने का दबाव डालना। शासन संचालन करना, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की होड़ करते हैं, और चुनाव के माध्यम से जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह सत्ता प्राप्त करके शासन संचालन का काम करता है, और जो दल सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वह विपक्ष में रह कर के शासन की आलोचना करने का कार्य करते हैं। फिर जैसा मैंने पहले अभी कहा कि राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है जनमत का या लोकमत का, पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करना। वे जनता के बीच में जाकर के सरकार के कार्यों को बताते हैं, सरकार की नीतियों को बताते हैं, उसके पक्ष या विपक्ष में बात करते हैं, और इन सब के माध्यम से जनता अपनी राय बनाती है, जनता किसी मुद्दे पर अपने विचार रखने का प्रयास करती है। राजनीतिक दल बेसिकली शासन और जनता के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं, क्योंकि नेता जो होता है उसका जुड़ाव सीधा जनता के साथ में होता है, तो जनता अपनी बात शासन तक सीधे नहीं पहुंचा सकती, वह अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी बातें जो है वह शासन तक पहुंचाने का
कार्य करती है। फिर राजनीतिक दल अपने कई कार्यकर्ताओं को भर्ती करती है और कई कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के भीतर रहकर कार्य करते हैं। जनता राजनीतिक दलों की सभाओं में जाती है, भाषणों को सुनती है। इन सब से उनको एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे हमें प्रतिनिधि चुनना है, कैसे हमें राजनीतिक मत का निर्माण करना है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से लोगों को मिलती है। राजनीतिक दल सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसा मैंने कहा कि कई सोशल एक्टिविटीज़ राजनीतिक दलों के माध्यम से की जाती है। कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है या दूसरी आपदाएं आती है, उसमें भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। समाज सुधार, जैसे अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, तो उस दौर में कांग्रेस के माध्यम से कई सामाजिक सुधारों के लिए कार्य हुए। और भी कई दल जो हैं, चाहे वो जाति प्रथा हो या और दूसरी कुप्रथाएं हो, धार्मिक कट्टरता हो, इन सब के विरोध में राजनीतिक दल कार्य करते हैं। दलीय संगठन बनाने का काम राजनीतिक दल का होता है। वह अपने भीतर के पॉलिटिकल पार्टी क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, अपने भीतर एक संगठन का निर्माण करता है। वह संगठन केंद्र के स्तर पर होगा, राज्य के स्तर पर होगा, जिले के स्तर पर होगा, फिर गांव के स्तर पर होगा या लोकल लेवल पर होगा। ये विभिन्न स्तरों पर वह अपने संगठनों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। लॉर्ड ब्राइस राजनीतिक दलों की प्रशंसा करते हुए ये कहता है कि राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जिस प्रकार लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है। आप अगर न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, अगर आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, तो राजनीतिक दलों में लगातार हलचल चलती रहती है। ये हलचल जैसे समुद्र में जो हलचल होती है वो समुद्र के पानी को हमेशा स्वच्छ बनाए रखती है, उसको गंदा नहीं होने देती। उसी तरह से अगर देश की व्यवस्था को स्वच्छ बनाए रखना है तो राजनीतिक दल जो हैं वह राष्ट्र के मस्तिष्क को, सोच को, जनता के सोचने के अंदाज को हमेशा क्रियाशील बनाए रखते हैं। रोज़ नई खबर आती है, राजनीतिक दल की तरफ से रोज़ कोई नई बात आती है और जनता उस पर विचार करती है, तो उसका सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के उसका मस्तिष्क सदैव क्रियाशील रहता है। लेकिन राजनीतिक दलों के अपने कुछ दोष भी हैं, जिनमें खासकर जनता में द्वेष व कटुता उत्पन्न हो जाती है। ये प्यारे साथियों तब होता है जब लोकतंत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होती और एक दल अपनी नीतियों को अधिनायक पूर्ववादी तरीके से या तानाशाही तरीके से जनता में लादने का प्रयास करती है। और जब असहिष्णुता की भावना पैदा हो जाती है, जिसमें आप किसी दूसरे विचार को, दूसरे दल को या समूह को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इससे जनता में द्वेष और कटुता उत्पन्न होती है। ब्राइस कहता है कि दल सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध और कड़वाहट को जन्म देते हैं। आपस में तुम इस पार्टी को, मैं उस पार्टी का हूँ, ये इसको लेकर जनता के बीच में कड़वाहट पैदा हो जाती है। दलीय व्यवस्था ने राजनीति को पतित और कुंठित बना दिया है और इससे देश की एकता पर भी आघात पहुंचता है, क्योंकि कई बार राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभों के लिए आलोचना और प्रत्यालोचना में देश के हित को भूल जाते हैं और वह ऐसे कृत्य करने लगते हैं जिससे जनता के बीच में, आपस में जनता के जो विभिन्न समूह हैं उनके बीच में द्वेष या मतभेद उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक दलों से के अंदर चाटुकारिता का कई बार जन्म हो जाता है और उस चाटुकारिता के कारण से जो चाटुकार व्यक्ति होते हैं, सूट किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, वो राजनीतिक दलों में ऊंचा स्थान पा जाते हैं। और जो पढ़े लिखे अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, जो वास्तव में एक अच्छी सोच रखते हैं, उनकी कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ में उपेक्षा हो जाती है। जो अच्छे व्यक्ति राजनीति में आने चाहिए, समाज के शासन के निर्णय प्रक्रिया में जो सर्वोत्तम व्यक्ति आने चाहिए, कई बार उनका चयन नहीं होता, क्योंकि चुनावों में राजनीतिक दलों में चयन का आधार लोकप्रियता होता है, बुद्धिजीविता नहीं होती। कई बार राजनीतिक दल विरोध के लिए विरोध करते हैं, केवल जो कि विपक्ष में हैं, इसलिए सत्ता पक्ष के कई अच्छे कामों को भी नज़रअंदाज करते हैं, तो वह केवल विरोध के लिए भी विरोध करते हैं। फिर कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर वन पार्टी डोमिनेशन हो जाता है तो वह अधिनायक को भी प्रोत्साहन देता है। जिस शासन के पास में, जिस शासन सत्ता के अंदर अगर किसी एक दल के पास पूर्ण बहुमत है, तो वह दूसरे दल
की बातों को, अच्छी बातों को भी नहीं सुनता है। वह तानाशाही तरीके से सरकार चलाने का प्रयास करता है। आइवर जेनिंग्स जैसा कहते हैं, जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ होता है वह कुछ समय के लिए अधिनायकत्व स्थापित करते हैं। डिक्टेटरशिप का फुल मेजोरिटी अगर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है और वह सहिष्णु नहीं है दूसरी विचारों के प्रति, विचारधाराओं के प्रति, तो वह आपके लिए एक डिक्टेटरशिप पैदा करता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से भ्रष्टाचार भी पैदा होता है। वह शासन का जो पूरा तंत्र है उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, अपने लोगों के काम करवाने का प्रयास करते हैं और ऐसे में भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि इस तरह से कि जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि हम कई बार पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर नहीं चुनते हैं, हम व्यक्ति के आधार पर चुनते हैं। कई बार व्यक्ति जो जिसको हमने जनप्रतिनिधि चुना है वह बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे विचार रखता है, लेकिन वह कई बार अपने राजनीतिक दल के विचार से सहमत नहीं होता, लेकिन दलीय अनुशासन के नाम पर उसे दल की या दल के जो हाईकमान हैं, नेता हैं, उनकी बातों को स्वीकार करना पड़ता है। इससे उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जनता की विचार रखने की, जनप्रतिनिधि की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो जाती है। फिर राजनीतिक दलों के भीतर कई सारे गुट बन जाते हैं, नेताओं के बीच में आपस में बड़ा नेता बनने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। वाशिंगटन इस संबंध में ये कहता है कि ये जाति को दूषित ईर्ष्याओं से, झूठे भयों से एक दल को दूसरे दल के विरुद्ध शत्रुता उत्पन्न करने व कभी कभी उपद्रवों व राजद्रोहों का झाल रचती है। अब हम बात करें कि राजनीतिक दलों की सफलता के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या होना चाहिए, कब दलीय व्यवस्था सफल होती है। दलीय व्यवस्था की सफलता के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जनता शिक्षित होनी चाहिए। शिक्षित होने का मतलब मैं यह कहूँगा कि केवल किताबी ज्ञान या अक्षरीय ज्ञान नहीं, राजनीतिक रूप से शिक्षित होनी चाहिए, पॉलिटिकली एजुकेटेड होनी चाहिए। उसको विचारधाराओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी विचारधारा क्या चाहती है, किस तरह की आइडियोलॉजी है, उन आइडियोलॉजीज़ के बीच के डिफरेंसेस पता होना चाहिए। उसको सार्वजनिक नीतियों की जानकारी होनी चाहिए, दलों की नीतियों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से दल की क्या नीतियां हैं, कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है। ये पॉलिटिकल एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वह लोगों का शोषण करती रहेगी, मिसयूज़ करती रहेगी। दूसरा, आर्थिक स्थिति में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वह गरीब लोगों को खरीद लेती है, उनके मतों को खरीदने का प्रयास करती है, तो सही रूप में डेमोक्रेसी का संचालन नहीं हो पाता। सहिष्णुता हो, ये बहुत ज़रूरी है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी नीतियाँ हैं, अपनी विचारधारा है, लेकिन उसको दूसरे दलों की विचारधाराओं और नीतियों का सम्मान करना चाहिए। उन मतदाताओं का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, जो उनसे भिन्न विचार रखते हैं, लेकिन अगर आप सरकार में आ गए हैं तो वह सभी नागरिक आपके लिए बराबर हैं। ये सहिष्णुता होना बहुत ज़रूरी है। दलों का आधार सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए, किसी विचारधारा के आधार पर होना चाहिए। गैर वैचारिक जो राजनीतिक दल होते हैं वो बिन पेंदे के लोटे की तरह होते हैं, उनके विचार रोज़ बदल जाते हैं और इस रूप में वह सही नीतियों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। बुनियादी एकता होनी चाहिए दलों के भीतर, दल के भीतर, लोगों के भीतर एक बुनियादी एकता होनी चाहिए। और दलीय व्यवस्था की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र हो, इंटरनल डेमोक्रेसी हो। हम देखते हैं कि कई राजनीतिक दल एक या दो नेताओं के उंगली के इशारों पर चलती है, वो नेता ही पूरी पॉलिटिकल पार्टी को हाँकते हैं, वो जैसा कह देते हैं पूरी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य वैसा ही करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दलों के भीतर चुनाव होने चाहिए, पदाधिकारियों के चुनाव होने चाहिए, दलों के भीतर वैचारिक बहस, वैचारिक विमर्श होने चाहिए और सही व्यक्तियों को दलों की बागडोर सौंपी जानी चाहिए। जब यह होगा तभी दलीय व्यवस्था अपने लक्ष्यों में सफल हो सकेगी। Thank you very much.